नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल AK क्लासेस में। मैं कृष्ण वर्मा। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित 50 प्रश्नों की एक प्रश्नोत्तरी करेंगे। यह इस प्रश्नोत्तरी का भाग नंबर 1 है। इसका एक पार्ट हम और बनाएंगे आपके लिए, जिसमें 50 प्रश्न आपको परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। ये प्रश्नोत्तरी आपकी तैयारी में मील का पत्थर साबित हो, ऐसी हम कामना करते हैं। तो दोस्तों, आप भी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं और इस प्रश्नोत्तरी का आनंद लें और इसे उपयोगी बनाएं। तो शुरू करते हैं हम आज की प्रश्नोत्तरी का। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जिसे लोथल का गोदी क्षेत्र एक नहर के द्वारा जुड़ा हुआ है। दोस्तों, जो लोथल है वह गुजरात राज्य में सिंधु सभ्यता का एक स्थल है। यह भारत में स्थित सबसे बड़ा बंदरगाह नगर था। बंदरगाह को दोस्तों पतन भी कह देते हैं, अतः इसे पतन नगर भी कहा जाता है। लोथल से पश्चिमी देशों फारस, ईरान वगैरह से व्यापार होता था। यहाँ से हमें विश्व में सर्वप्रथम डाक यार्ड या जहाज़ निर्माण उद्योग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और इस डाक यार्ड में दोस्तों भोगवा नदी का जो जल है वो रहता था। तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? भोगवा नदी। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं हम। निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल से नाम पट्टी का अभिलेख मिला है? तो नाम पट्टी का अभिलेख जो है दोस्तों, सिंधु सभ्यता से केवल एक ही अभिलेख अब तक खोजा गया है, और जिसमें सिंधु लिपि कौन सी दोस्तों? तो उसे हम कहते हैं भाव चित्रात्मक लिपि। भाव चित्रात्मक लिपि, या इसे ही दोस्तों कहा जाता है वेस्ट्रोफेदिन लिपि, या जिसे इतिहासकारों ने नाम दिया है दोस्तों गोमुद्रिका लिपि। ये जो लिपि है दोस्तों, इनकी लिपि में सर्वाधिक चित्र किसका मिलता है? तो इनकी लिपि में सर्वाधिक दोस्तों मीन, मछली का चित्र सबसे ज़्यादा मिलता है। और दोस्तों जो इनकी मोहरें हैं सिंधु सभ्यता की, उन पर वृषभ सांड की आकृति सबसे ज़्यादा मिलती है। तो किस स्थल से हमें अभिलेख प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों धोलावीरा से हमें एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, जिसमें सिंधु भाषा का लेख अंकित है। और इस अभिलेख में दोस्तों 17 अक्षर अंकित हैं। 17 अक्षर अंकित हैं। परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। धोलावीरा से एक 17 अक्षरों वाला अभिलेख प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं दोस्तों। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सही सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में दोस्तों कुछ स्थान दिए गए हैं और सामने उनके किनारे स्थित नदियां दी गई हैं। तो दोस्तों हमें कौन सा स्थान किस नदी के किनारे है यह बताना है। दोस्तों मोहनजोदड़ो जो है वो पाकिस्तान में स्थित है, और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। रोपड़ दोस्तों पंजाब में है, यह सतलज नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट पिलीमंगा तहसील में स्थित है, यह घग्गर नदी के किनारे है दोस्तों। और हड़प्पा जो है वो दोस्तों रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। तो सर्वप्रथम खोजा गया स्थल है दोस्तों हड़प्पा। यह रावी नदी के किनारे से खोजा गया। 1921 में दयाराम साहनी ने इसकी खोज की है। इसी कारण सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। दूसरा स्थल 1922 में राखलदास बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो को खोजा गया था। यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं दोस्तों अपने। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सही सुमेलित कीजिए। तो सूची फर्स्ट में कुछ सिंधु सभ्यता के स्थल दिए गए हैं दोस्तों, और सूची सेकंड में उनकी वर्तमान स्थिति बताई गई है। तो सिंधु सभ्यता का स्थल जो सुरकोटड़ा है दोस्तों,
वो गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित है, भुज जिले में। तो सुरकोटड़ा, धोलावीरा और देसलपुर। आप याद रखिए दोस्तों, सुरकोटड़ा, धोलावीरा और दोस्तों देसलपुर, ये स्थल जो हैं दोस्तों वो कच्छ ज़िले में स्थित हैं। ये तीनों ही स्थान जो हैं दोस्तों ये कच्छ ज़िले में स्थित हैं। और इसके अलावा जो बाकी स्थान हैं दोस्तों वो खंबात की खाड़ी के आसपास या काठियावाड़ क्षेत्र में स्थित हैं। अब तक भारत में सबसे ज़्यादा जो स्थान है दोस्तों सिंधु सभ्यता के स्थल जो हैं वो गुजरात राज्य से प्राप्त हुए हैं और लगभग 200 स्थल अब तक गुजरात से प्राप्त हो चुके हैं। तो सुरकोटड़ा भुज कच्छ में है दोस्तों। दूसरा है कोट दीजी। कोट दीजी दोस्तों सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। आपको याद होगा दोस्तों हमारा जो कालीबंगा सभ्यता स्थल है उसकी भी तुलना कोट दीजी से की जाती है, इसलिए कालीबंगा को भी कोट दीजी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में दोस्तों है कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले की पीलीबंगा तहसील में स्थित है दोस्तों। यह प्राक हड़प्पा कालीन स्थल है जहाँ से हमें सती प्रथा, 2 फसलों को साथ बोने, जुते हुए खेत के साक्ष्य है, कपास के साक्ष्य है आदि प्राप्त हुए हैं। यहाँ के घरों की एक विशेषता है दोस्तों। विशेषता क्या है कि यहाँ पर घर कच्ची ईंटों से और सड़कें जो हैं पक्की ईंटों से मिली हैं और साथ ही जो जल निकासी की नालियाँ मिली हैं दोस्तों वो लकड़ी से निर्मित नालियाँ प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट है दोस्तों वनवाली। वनवाली दोस्तों हरियाणा के अंदर है। यह भी घग्गर नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। और यहाँ से दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, मिट्टी से बने हल की प्रतिकृति मिली है दोस्तों। मिट्टी से बना हुआ हल का मॉडल या प्रारूप प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट करते हैं दोस्तों, सिंधु सभ्यता के एक स्थल से प्राप्त एक भांड पर एक दृश्य अंकित है जो पंचतंत्र की सुविदित लोक कथा चलाक लोमड़ी की याद दिलाता है। यह भांड जिस स्थल से प्राप्त हुआ है वह है। तो दोस्तों ऐसी जो कथा है इससे संबंधित जो चित्र है दोस्तों वह लोथल से प्राप्त हुआ है। पंचतंत्र जो दोस्तों इस पुस्तक का संबंध विष्णु शर्मा से है दोस्तों। विष्णु शर्मा, और इसमें पशु पक्षियों आदि का वर्णन मिलता है। कुछ लोक कथाएँ भी हैं इसके अंतर्गत। तो इससे संबंधित जो कथा है चलाक लोमड़ी की वह हमें लोथल से प्राप्त होता है। वहाँ एक मृद भांड प्राप्त हुआ है, उस मृद भांड के ऊपर इसका अंकन दोस्तों मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं दोस्तों, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सही सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में कुछ स्थान दिए गए हैं दोस्तों सिंधु सभ्यता के, और सूची सेकंड में वहाँ से प्राप्त कुछ अवशेष जो हैं वो दिए गए हैं। हमें ये बताना है कि किस स्थान से कौन सा अवशेष प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो जो है दोस्तों यहाँ से हमें पट्टेदार जल निकासी यानी घरों में जल निकासी की समुचित व्यवस्था, सीवरेज वगैरह प्राप्त होते हैं। दूसरा है दोस्तों लोथल। लोथल से हमें दोस्तों युगल समाधान प्राप्त हुए हैं। ध्यान रहे दोस्तों युगल समाधान हमें कालीबंगा से भी प्राप्त होते हैं जो सती प्रथा की ओर इशारा करते हैं। परंतु लोथल से 3 युगल समाधान जो प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से दोस्तों खांचे। खांचे का अभिप्राय यहाँ दोस्तों हल की लकीरों से है, हल रेखा। तो हल रेखा ग्रिड नुमा पद्धति, जाल नुमा पद्धति या 2 फसलों को एक साथ बोने के जो साक्ष्य हैं वो हमें कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों वनवाली। वनवाली से अभी आपको बताया कि पक्की मिट्टी से बने हल की प्रतिकृति मिली है। पक्की मिट्टी से बने हल दोस्तों, हल की प्रतिकृति मिली है। थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक है यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस एक स्थल पर कब्रिस्तान एच संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। तो दोस्तों सिंधु सभ्यता के जो स्थल हैं वहाँ से हमें कई स्थलों से शमशान के अवशेष मिले हैं। तो यहाँ से एक स्थल है जहाँ से हमें R37 समाधि के भी साक्ष्य मिले हैं, कब्रिस्तान के भी साक्ष्य मिले हैं।
R37 हमें दोस्तों हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। R37 जो है दोस्तों हड़प्पा से हमें कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है, इसीलिए हड़प्पा संस्कृति को कब्रिस्तान संस्कृति भी कहते हैं। दूसरा दोस्तों जो H संस्कृति है ये भी हमें हड़प्पा से प्राप्त होती है। H संस्कृति भी हमें हड़प्पा से प्राप्त होती है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? हड़प्पा। तो कब्रिस्तान R37 और कब्रिस्तान H जो है वो दोनों ही हमें हड़प्पा से प्राप्त होते हैं, इसीलिए इसे कब्रिस्तान संस्कृति भी कहा जाता है। हड़प्पा जो स्थल है वो सिंधु सभ्यता का प्रथम खोजा गया स्थल है। 1921 में इसकी जो खोज है दोस्तों वो दयाराम साहनी ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से एक हड़प्पा स्थल के समुच्चयों में ऐसे ढांचे प्राप्त हुए जिनमें अग्नि वेदिकाएँ हैं दोस्तों? अग्नि वेदिकाएँ कह लें दोस्तों, हवन कुंड कह लें, इसके साक्ष्य जो हैं दोस्तों वो हमें बनवाली, कालीबंगा और लोथल दोस्तों 3 स्थलों से मिले हैं अब तक। बनवाली, कालीबंगा और दोस्तों इसमें और तीसरा आए युगम आए तो क्या शामिल कर लेंगे? लोथल। तो बनवाली, कालीबंगा तथा लोथल 3 स्थलों से हमें युगल समाधान के साक्ष्य या समाधियाँ, अग्नि वेदिकाएँ इनके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। युगल समाधान केवल कालीबंगा, लोथल और हवन कुंड, अग्नि वेदिकाएँ वगैरह तीनों ही स्थलों से बनवाली, कालीबंगा और लोथल से प्राप्त होती हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सही सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों पहला जो स्थल है मोहनजोदड़ो, यहाँ से दोस्तों आपको पता है विश्व प्रसिद्ध कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। दोस्तों यह जो नर्तकी की मूर्ति है ये प्रोटो ऑस्ट्रलाइड प्रजाति की है। प्रोटो ऑस्ट्रलाइड प्रजाति, ऑस्ट्रलाइड प्रजाति की मूर्ति है ये दोस्तों। इसे त्रिभंग मुद्रा में दिखाया गया है दोस्तों। इन मूर्तियों का निर्माण मोम वैक्स पद्धति से किया गया है या लुप्त मोम पद्धति से किया गया है। तो कांस्य की नर्तकी की मूर्ति हमें दोस्तों मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। दूसरा है दोस्तों लोथल। लोथल से दोस्तों मैंने आपको शुरुआत में बताया कि लोथल से हमें पश्चिमी देशों के साथ फारस, ईरान आदि के साथ, फारस को ही पहले दोस्तों ईरान या पर्शिया कहा जाता था, तो यहाँ से व्यापार के साक्ष्य मिले हैं। और फारस की यहाँ से बटन के आकार की जो मुद्रा है दोस्तों वो लोथल से प्राप्त हुई है। नंबर 3 है दोस्तों कालीबंगा। कालीबंगा से हमें अभी बात की दोस्तों अग्नि वेदिकाओं की एक श्रृंखला मिली है दोस्तों। आपसे पूछा जाए कितनी अग्नि वेदिकाएँ मिली हैं तो दोस्तों याद रखना है आपको 7 अग्नि वेदिकाएँ जो हैं वो यहाँ से प्राप्त होती हैं। उसके बाद हड़प्पा दोस्तों, हड़प्पा से एक पुरुष नर्तक की मूर्ति मिली है दोस्तों। यह मूर्ति काले पत्थर से निर्मित है दोस्तों। कांस्य नर्तकी की प्रतिमा मोहनजोदड़ो से मिली है, जबकि पुरुष नर्तक पत्थर से बने, काले पत्थर से बने पुरुष नर्तक की मूर्ति या आकृति जो है दोस्तों हड़प्पा से मिली है। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं, निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल से स्वादान हेतु काष्ठ शव पेटिका का साक्ष्य मिला है? तो दोस्तों काष्ठ शव पेटिका मतलब ताबूत। यह जो ताबूत है दोस्तों ये देवदार की लकड़ी से बना है और इस संस्कृति को ईरान में दोस्तों कोफिन संस्कृति कहा जाता है। कोफिन संस्कृति। सिंधु घाटी सभ्यता में शवदान 3 प्रकार से प्रचलित था दोस्तों। एक तो था दोस्तों दाह संस्कार, शव को जला देना। दूसरा था दोस्तों पूर्ण शवाधान। पूर्ण शवाधान, पूर्ण शवाधान में शव को क्या करते थे दोस्तों? दफना देते थे। और तीसरा जो है दोस्तों वो था आंशिक शवाधान। आंशिक शवाधान में शव को क्या है कि खुला छोड़ देते थे पशु पक्षियों के खाने के लिए। तो 3 प्रकार से यहाँ से हमें दोस्तों प्राप्त होते हैं शवाधान के साक्ष्य। यहाँ काष्ठ शव पेटिका, ताबूत या कोफिन संस्कृति के साक्ष्य जो हैं दोस्तों वो हड़प्पा से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल
हिंदू कुश के उत्तर में स्थित है। तो दोस्तों हिंदू कुश जो पर्वत है वो हिमालय का ही भाग है, हिमालय का ही पश्चिमी विस्तार है। हिंदू कुश, सुलेमान श्रृंखला और इनके अंतर्गत जो दर्रे हैं किरथर, बोलन वगैरह, खैबर वगैरह दर्रे हैं। इस खैबर दर्रे से सर्वाधिक विदेशी आक्रमणकारी जो हैं वो भारत आए हैं। तो ये पूछ रहा है दोस्तों सिंधु कुश पर्वत के उत्तर में स्थित कौन सा हमारा एकमात्र स्थल है। तो दोस्तों ये स्थल है सोर्तोगोई। सोर्तोगोई दोस्तों अफ़गानिस्तान से प्राप्त हुआ है और हिंदू कुश श्रृंखला पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में फैली हुई है। सोर्तोगोई से आपको याद रखना है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नहरों से सिंचाई शायद नहीं करते थे, परंतु एक स्थल ऐसा मिला है जहाँ से नहरों के साक्ष्य मिले हैं और वो शहर कौन सा है, सोर्तोगोई। तो आपको याद रखना है दोस्तों, यहाँ से नहरों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट स्थल हड़प्पा संस्कृति में पाई गई शिव की मोहर पर निरूपित आकृति की पहचान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों जो हड़प्पा से हमें शिव की मोहर जो प्राप्त होती है उससे संबंधित क्या कौन सा कथन सही है। पहली, यह लिंग के रूप में दिखाई गई है। दूसरा, यह योग मुद्रा में बैठे हुए दिखाई गई है। तीसरा, यह पशुओं से घिरी हुई है। चौथा, यह पार्वती की पहचान के साथ नारी की आकृति में दिखाई गई है। तो दोस्तों यह जो प्रश्न है इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है। यहाँ पर प्रश्न ये होगा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है। तो दोस्तों जो उसका उत्तर है द, यह सही नहीं है। पार्वती के कोई साक्ष्य नहीं मिले। इससे पहले यह लिंग के रूप में दिखाई गई है, बिल्कुल सही है। योग मुद्रा में बैठे दिखाई गई है, सही है। पशुओं से घिरी हुई है, यह भी बात सही है। 3 सींग हैं इसके सिर पे दोस्तों, और यहीं से पता चलता है कि योग का जो प्रचलन है वो भारत में सिंधु काल से ही रहा है। इसे जॉन मार्शल ने आदि शिव की संज्ञा दी है, इसे आदि शिव बताया है, शिव का आदि रूप बताया है। इसके आसपास जो हैं वो कई पशु हैं जिन पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इसके बाईं तरफ हाथी और व्याघ्र तथा दाईं तरफ भैंसा और गैंडा है, और इसके सामने की तरफ कुछ हिरण हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो जो पशु दिखाई देते हैं उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं दोस्तों, हड़प्पा काल की एक अत्यंत उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था निम्नलिखित में से किस स्थान की खुदाई से प्राप्त होती है। तो दोस्तों सिंधु सभ्यता की जो मूल विशेषता है वो इसका नगर नियोजन तथा दोस्तों इसकी जल निकासी पद्धति है, जल निकासी पद्धति है। इसी पद्धति के लिए, नगर नियोजन व जल निकासी के लिए ही सिंधु सभ्यता को जाना जाता है। तो सिंधु सभ्यता में सबसे उन्नत जल प्रबंधन कहाँ से मिला है दोस्तों, तो आप याद रखें धोलावीरा से सबसे बेस्ट जल प्रबंधन के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ से 16 जलाशय मिलते हैं। जल को संचय करने की तकनीक का भी हमें पता चलता है। साथ ही धोलावीरा जो है इसका सामान्य जो अर्थ है दोस्तों वो धोला कुआं है। गुजराती में जो दोस्तों वीरा जो शब्द है उसके लिए कुआं शब्द प्रयुक्त होता है। तो धोलावीरा या धोला कुआं, यह धोलावीरा स्थल मानसर व दोस्तों मानहर नदियों के बीच में स्थित है। मानसर और मानहर इन 2 नदियों के बीच में स्थित है दोस्तों। यहाँ से विश्व में सबसे विशाल स्टेडियम के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। हमें 17 अक्षरों वाला शिलालेख जो है यहाँ से प्राप्त होता है। यह भारत में स्थित दोस्तों सबसे बड़ा नगर था, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर, जबकि पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा नगर तथा जनसंख्या की दृष्टि से भी बड़ा नगर मोहनजोदड़ो है। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं,
निम्नलिखित में से कौन एक हड़प्पीय नगरों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण है? तो दोस्तों ऑप्शन है विशाल आकार, विशाल इमारतें, योजनाबद्ध विन्यास और चौड़ी सड़कें। तो इन चारों में से सबसे बेस्ट लक्षण क्या है? तो सबसे बेस्ट लक्षण है दोस्तों योजनाबद्ध विन्यास। अभी हमने बात की कि इसका नगर नियोजन व जल निकास पद्धति श्रेष्ठ थी। तो योजनाबद्ध विन्यास से संबंधित आपको कुछ बातें बता देते हैं दोस्तों। सिंधु सभ्यता के जो नगर हैं दोस्तों वो सीधी सड़कों पर स्थित थे। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। घरों के मुख्य जो दरवाजे हैं दोस्तों उनके आगे नालियां बनी थी, डस्टबिन थे कचरा वगैरह डालने के लिए। दोस्तों घरों के मुख्य जो दरवाजे हैं वो मुख्य सड़क पर नहीं खुलते थे, यानी इस तरफ नहीं खुलते थे। तो घरों के दरवाजे कहाँ? तो घरों के दरवाजे पिछवाड़े की तरफ छोटी गलियों में खुलते थे। सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता का केवल एक ही स्थल ऐसा मिला है दोस्तों जिसमें घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। वो स्थल है दोस्तों लोथल। तो लोथल गुजरात से हमें घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते हुए पता चलता है और अन्य स्थलों पर दोस्तों घरों के जो दरवाजे हैं वो मुख्य सड़क पर नहीं खुलते थे। यह लगभग शतरंज के आकार में बसे हुए थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो नगरीय बसावट है वो, और दूसरा दोस्तों जल निकासी, ये इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। तो इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों योजनाबद्ध विन्यास। नेक्स्ट है हड़प्पाई सीलों का सर्वाधिक प्रचलित प्रकार कौन सा था? सील का मतलब है दोस्तों मोहर। तो हड़प्पाई जो मोहरें हैं दोस्तों वो 3 प्रकार की मिली हैं, विशेषकर 3। एक तो है दोस्तों चौकोर, एक है दोस्तों आयताकार, एक है दोस्तों बेलनाकार। इन तीनों में से दोस्तों सर्वाधिक प्रचलित जो प्रकार था वो था दोस्तों चौकोर मोहर। जो चौकोर मोहर है दोस्तों वो सबसे ज़्यादा प्रचलित थी, सबसे ज़्यादा हमें चौकोर मोहरें प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट प्रश्न इसके अंतर्गत आपके लिए दोस्तों कि सर्वाधिक मोहर किस सभ्यता स्थल से प्राप्त होती है? तो सर्वाधिक जो मोहरें हैं दोस्तों वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती हैं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती हैं। और अगर दोस्तों ऐसे प्रश्न पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता के किस स्थल से सर्वाधिक अभिलेखीय मोहरें प्राप्त होती हैं या अभिलेख युक्त मोहरें प्राप्त होती हैं, तो दोस्तों इसका उत्तर है हड़प्पा। तो याद रखें आप प्रश्न ये कि सिंधु सभ्यता में जो मोहरें हैं उनके प्रचलन 3 प्रकार से था, चौकोर, आयताकार, बेलनाकार। चौकोर मोहरें जो हैं या हम कहें दोस्तों वर्गाकार जो मोहरें हैं वो सर्वाधिक संख्या में प्राप्त होती हैं। सर्वाधिक मोहरें जो हैं दोस्तों वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं और सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें हड़प्पा से प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक विस्तृत था? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों सबसे विस्तृत नगर व जनसंख्या की दृष्टि से सबसे विस्तृत नगर कौन सा था? ये दोनों का उत्तर एक ही है। तो आपके ऑप्शन है कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा। तो दोस्तों बताइए कौन सा सही होगा? तो इसका उत्तर सही होगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो क्षेत्रफल व जनसंख्या दोनों की दृष्टि से सबसे विशाल नगर माना गया है। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता में लार्जवद मणि का आयात किस क्षेत्र से होता था? तो लार्जवद मणके जो हैं दोस्तों वो हमें बदख्शा से प्राप्त होते हैं दोस्तों। बदख्शा अफ़गानिस्तान में है दोस्तों।
यहाँ से हमें लार्जवद मणके प्राप्त होते हैं। सिंधु सभ्यता के जो आर्थिक उन्नति है दोस्तों, उसका मुख्य जो कारण है वो व्यापार था। इनका व्यापार काफ़ी फैला हुआ था दोस्तों। ये सोना चांदी आदि ईरान आदि से आयात करते थे। तांबा खेतड़ी राजस्थान झुंझुनू से प्राप्त होता था दोस्तों। सीसा जस्ता जावर क्षेत्र से प्राप्त होता था। बदख्शा से जो मनके हैं उनका आयात किया जाता था। तो आप ध्यान रखें, लार्जवद मनके हमें बदख्शा से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, कौन सी फसल हड़प्पा के लोगों को अज्ञात प्रतीत होती है? तो अज्ञात का मतलब दोस्तों कि किस फसल के बारे में वह नहीं जानते थे। तो दोस्तों हम बात करें चावल पर, तो चावल दोस्तों हमें रंगपुर गुजरात व लोथल गुजरात दोनों ही स्थानों से प्राप्त होता है। तो यह इसका मतलब इससे परिचित थे। कपास दोस्तों हमें कालीबंगा से इसके साक्ष्य मिलते हैं कपास के। तीसरा प्रश्न, यव मतलब दोस्तों जो के साक्ष्य दोस्तों हमें बनवाली से प्राप्त होते हैं। तो किस फसल से लगभग अपरिचित थे दोस्तों? तो रागी से, रागी के साक्ष्य नहीं प्राप्त होते। नेक्स्ट प्रश्न, हड़प्पा संस्कृति की बहुसंख्यक मोहरें निर्मित हैं। तो अधिकतर मोहरें दोस्तों किस चीज़ से निर्मित हैं? तो आपको बताना है पक्की मिट्टी, प्रकाशित वस्तु, फियांस या फायंस, अकीक और सेलखड़ी। अकीक एक प्रकार का पत्थर है दोस्तों, जिसका उपयोग जो है वो रंग को रगड़ने में किया जाता है। भुज क्षेत्र गुजरात से प्राप्त होता है ये दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो बहुसंख्यक मोहरें कहाँ से निर्मित होती थी? तो बहुसंख्यक मोहरें जो हैं दोस्तों वो हमें प्राप्त होती हैं सेलखड़ी से। किससे प्राप्त होती हैं दोस्तों? सेलखड़ी की मोहरें हमें सबसे ज़्यादा प्राप्त होती हैं। और जो सेलखड़ी है इसे दोस्तों स्टेटाइट भी कहा जाता था। ये एक प्रकार की मिट्टी थी दोस्तों वाइट कलर की, जिसकी चौकोर मोहरें सबसे ज़्यादा प्राप्त होती हैं। और दोस्तों मोहरों पर किस पशु की आकृति सर्वाधिक है? तो कुब्बड़ वाला सांड या हम कहें दोस्तों वृषभ की आकृति सबसे ज़्यादा है। जबकि मैंने आपको बताया था कि लिपि जो है इनकी दोस्तों, उस लिपि में सर्वाधिक अंकन मीन का मिलता है दोस्तों, मछली का मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न करें, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा कच्छ प्रदेश में स्थित है? तो इसका उत्तर मैं आपको पहले बता चुका हूं दोस्तों। आप बताइए कौन से स्थान हैं वो जो कच्छ गुजरात में स्थित हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो देसलपुर और सुरकोटड़ा। तीसरा स्थान आपको कौन सा बताया था कच्छ में दोस्तों? धोलावीरा। ये तीन ही स्थान हैं दोस्तों जो कहाँ स्थित हैं? जो कच्छ गुजरात में स्थित हैं। कच्छ गुजरात में स्थित हैं, धोलावीरा। तो याद रखें आप इन तीन स्थानों को, देसलपुर, सुरकोटड़ा और धोलावीरा कच्छ क्षेत्र गुजरात में स्थित हैं। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं, हड़प्पा सभ्यता से मिले स्वास्तिक चिन्ह किस देवता की पूजा की ओर संकेत करते हैं? तो दोस्तों सर्वप्रथम जो स्वास्तिक का जो चिन्ह है, स्वास्तिक, ये दोस्तों इसका जो हमें अंकन है दोस्तों, या इस चिन्ह की प्राप्ति हमें हड़प्पा से हुई है। एक मोहर पर इसका अंकन प्राप्त हुआ है दोस्तों। यह सूर्य पूजा की ओर संकेत करता है दोस्तों। किसका प्रतीक है ये? सूर्य पूजा का प्रतीक है। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं दोस्तों,
सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं दोस्तों? आपके ऑप्शन है, सबसे पहले खुदाई हड़प्पा नामक स्थल पर हुई इसलिए, हड़प्पा सभ्यता सर्व प्राचीन सभ्यता है इसलिए, हड़प्पा सैंधव सभ्यता की मूल स्थली है इसलिए, या हड़प्पा सभ्यता से सैंधवकालीन विशेष जानकारी प्राप्त हुई है इसलिए। तो आप सोचिए, बताइए इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों कि सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा था? हड़प्पा, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। 1921 में इसका प्रथम हड़प्पा स्थल खोजा था दयाराम साहनी ने, दयाराम साहनी। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी जो इमारत है दोस्तों, बड़ी इमारत की बात हो रही है यहाँ पर, तो मोहनजोदड़ो से 3 महत्वपूर्ण चीज़ें प्राप्त होती हैं, स्नानागार, अन्नागार और कांस्य नर्तकी की प्रतिमा। कांस्य नर्तकी की प्रतिमा, ये 3 चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं। कांस्य नर्तकी की प्रतिमा, ये 3 चीज़ें प्राप्त होती हैं। परंतु मोहनजोदड़ो से सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो सबसे बड़ी इमारत है इसका अन्नागार, विशाल अन्नागार सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। अगर दोस्तों इस प्रश्न को कुछ इस तरीके से पूछा जाए कि संरचनात्मक ढांचा जो है सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी संरचना कौन सी है? तो सबसे बड़ी संरचना है दोस्तों लोथल का गोदीवाड़ा। लोथल गुजरात का जो स्थल है उसका जो गोदीवाड़ा है, डाक यार्ड है दोस्तों, वह हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी संरचना है। और सबसे बड़ी अगर हम बात करें इमारत की तो वो है दोस्तों विशाल अन्नागार। अगला प्रश्न करते हैं, सिंधु सभ्यता का व्यापार होता था? तो सिंधु सभ्यता का व्यापार होता है राजस्थान से, ईरान से, रोम से, अफ़गानिस्तान से या इन सभी से। तो दोस्तों थोड़ी सी इसमें प्रिंट मिस्टेक है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसमें दोस्तों रोम को छोड़कर, रोम से व्यापार के साक्ष्य दोस्तों नहीं मिले हैं। रोम को छोड़कर सिंधु सभ्यता का व्यापार राजस्थान से होता था। हमने बात की थी कि राजस्थान में जावर क्षेत्र से सीसा, जस्ता और खेतड़ी से हमें तांबा आयात किया जाता था। उसके बाद में दोस्तों ईरान से व्यापार होता था। हमने फारस ईरान की जो मुद्रा है उस पर बात की थी कि लोथल से प्राप्त होती हैं। अफ़गानिस्तान से, बदख्शा से लार्जवद मनके वगैरह मंगाए जाते थे दोस्तों। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों यह सभी, रोम को छोड़कर दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, सिंधु सभ्यता के अधिकांश निवासी किस प्रजाति के थे? तो दोस्तों सिंधु सभ्यता में 4 प्रजातियों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, भूमध्य सागरीय, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, मंगोलाइड और चौथा है दोस्तों अल्पाइन। चौथा है अल्पाइन। इन 4 प्रजातियों के साक्ष्य हमें सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होते हैं। इनके अंतर्गत सर्वाधिक जो निवासी हैं दोस्तों उनसे संबंधित प्रजाति है भूमध्य सागरीय। भूमध्य सागरीय या हम इसे दोस्तों कहें मेडिटेरेनियन या दोस्तों मेडिटेरियन। मेडिटेरियन को ही भूमध्य सागरीय कहा जाता है। तो मेडिटेरियन या भूमध्य सागरीय प्रजाति के सर्वाधिक अवशेष प्राप्त होते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि भूमध्य सागरीय व्यक्तियों के सर्वाधिक अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो ये अवशेष सबसे ज़्यादा मिले हैं दोस्तों मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो का जो राजमार्ग प्राप्त होता है, एक राजपथ प्राप्त होता है जिसे प्रथम सड़क कहा जाता है, वहीं से ये अवशेष प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों,
सिंधु सभ्यता के मापक किस गुणज भार के हैं? तो सिंधु सभ्यता में जो माप के पाठ थे दोस्तों, वह 16 के गुणज भार में बटे हुए थे। 16, 32, 64 दोस्तों, इस प्रकार से आगे। तो 16 के गुणज भार में माप की जो बांट है वो बटे हुए थे। ये माप तौल से परिचित थे। तो माप जो दोस्तों, इनका माप का स्केल क्या था? तो दोस्तों, सिंधु सभ्यता के लोगों का माप का जो स्केल है वो 13.2 इंच का था। यानी वर्तमान में जो माप का हमारा स्केल है वो लगभग 12 इंच का होता है। उससे लगभग दोस्तों 1.2 इंच बड़ा स्केल था इनका। तो माप से भी परिचित थे तौल के साथ साथ। अगला प्रश्न करते हैं दोस्तों। सैंधव सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? तो इतिहास को जानने के दोस्तों 3 काल हैं। पहला है दोस्तों प्रागैतिहासिक, दूसरा है दोस्तों आदि ऐतिहासिक और तीसरा है दोस्तों ऐतिहासिक। तो इन तीनों कालों के अंतर्गत हम देखें दोस्तों, तो प्रागैतिहासिक काल इतिहास का वह काल है जिसके हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होते, और जब लिखित ही प्राप्त नहीं होते तो उन्हें पढ़ना भी संभव नहीं है। इसके अंतर्गत आता है दोस्तों पाषाण काल, जिस समय मनुष्य को लेखन कला का ज्ञान नहीं था। दूसरा इतिहास का काल आता है दोस्तों आदि इतिहास का काल। इस काल में मनुष्य को लेखन कला का ज्ञान था। इस काल में मनुष्य को लेखन कला का ज्ञान था, परंतु उसे दोस्तों लेखन कला का ज्ञान था परंतु उसे दोस्तों पढ़ा नहीं जा सकता, पढ़ा नहीं जा सकता। इस काल के अंतर्गत आती है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता के विलेख, जो मोहरों पर लिखित लेख हैं, इसकी लिपि है, उसको आज तक कोई पूरी तरह से पढ़ नहीं पाया है। कई इतिहासकारों ने इसे आंशिक रूप से पढ़ने के दावे जरूर पेश किए हैं। राजस्थान के संस्कृत विद्वान फतेह सिंह ने भी उसे पढ़ने का दावा किया है। नेक्स्ट ऐतिहासिक काल, जो वर्तमान हमारा काल है, जिसे जो लिखित अवस्था में भी है और इसे पढ़ा भी जा सकता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, किस काल से है? तो सिंधु घाटी सभ्यता आदि इतिहास के काल से है कि इनको लेखन का तो ज्ञान था परंतु हम उसे पढ़ नहीं पा रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं दोस्तों। सिंधु घाटी के लोग खेत जोतते थे, यह साक्ष्य किस स्थान से मिला है? तो आपको दोस्तों अभी बताया था कि कालीबंगा से हमें खेत जोतने के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर दोस्तों डबल हराइयों के निशान हमें प्राप्त होते हैं, डबल हराइयों के निशान प्राप्त होते हैं। ग्रिड नुमा, जाल नुमा कृषि के साक्ष्य, ग्रिड या जाल नुमा कृषि के साक्ष्य। 2 फसलें कौन सी बोते थे दोस्तों? तो 2 फसलें सरसों व चना को एक साथ बोया जाता था। ध्यान रहे, सरसों और दोस्तों दूसरा चना, इन दोनों को साथ बोया जाता था। 2 फसलों को एक साथ बोने और कपास के भी साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। ऊँट की भी अस्थियाँ प्राप्त होती हैं यहाँ से। यह हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट की पीलीबंगा तहसील में घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों, सिंधुवासी किसकी उपासना करते थे? तो सिंधुवासी दोस्तों जो हैं वो इंद्र, वरुण, गणेश या पशुपति, इनमें से किस देवता की उपासना करते थे? तो सिंधु सभ्यता में किसी भी स्थान से दोस्तों मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं, जबकि इसके समकालीन मेसोपोटामिया की सभ्यता से मंदिर प्राप्त होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि कहीं से मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले, ना ही कोई देवताओं की मूर्तियां प्राप्त होती हैं दोस्तों। जो योगी की मुद्रा मिली है दोस्तों, उसे ही पशुपति या आदि शिव की संज्ञा दी जाती है। तो किसकी पूजा करते थे दोस्तों? पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। वैसे आपसे पूछे, सिंधुवासी जो हैं मुख्यतः दोस्तों प्रकृति पूजक थे, प्रकृति
पूजक थे वो दोस्तों, वे सूर्य की पूजा करते थे, अग्नि की पूजा करते थे, लिंग पूजा करते थे दोस्तों, पीपल पूजा और तुलसी आदि की पूजा करते थे। यानी प्रकृति के इन सभी तत्वों से वो परिचित थे, इनकी पूजा आराधना करते थे। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? तो हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण दोस्तों बाढ़, बाहरी आक्रमण, भूकंप, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों अलग अलग विद्वान इस सभ्यता के पतन के अलग अलग कारण मानते हैं। बाढ़ जो कारण है दोस्तों, जॉन मार्शल कहते हैं कि इस सभ्यता का विनाश जो है संभवतः बाढ़ के कारण हुआ है। बाहरी आक्रमण दोस्तों, व्हीलर जो है उसने सिंधु सभ्यता के विनाश का कारण आर्यों के आक्रमण को माना है। भूकंप के साक्ष्य डेल्स ने कहा है कि भूकंप जो है वो इस सभ्यता के विनाश का कारण है, और हमें भूकंप आने के जो साक्ष्य हैं दोस्तों वो कालीबंगा से भी प्राप्त होते हैं। तो अतः इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों द उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न करते हैं दोस्तों, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मोहर पर कौन अंकित नहीं है? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि एक योगी की प्रतिमा मिली है दोस्तों, एक योगी है, इस योगी योग की मुद्रा में बैठा है ये। इस योगी के सिर पे 3 सींग हैं दोस्तों। इसके एक तरफ दोस्तों हाथी व व्याघ्र, हाथी और व्याघ्र, दूसरी तरफ दोस्तों भैंसा है और गेंडा है, सामने है दोस्तों हिरण। तो इनमें से दोस्तों कौन सा इस मोहर पर अंकित नहीं है? तो हाथी है, गेंडा है, व्याघ्र यानी बाघ है, कौन सा नहीं है दोस्तों? बेल इस मोहर पर अंकित नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा बेल। अगला प्रश्न करते हैं, हड़प्पा कालीन चांदी का मुकुट कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों हड़प्पा कालीन चांदी का जो मुकुट है वो हमें मित्रों प्राप्त होता है कुणाल सभ्यता से। कुणाल हरियाणा से स्थल खोजा गया है। 1986 में इसकी खोज की थी दोस्तों J.S. खत्री व S. आचार्य ने। J.S. खत्री व S. आचार्य ने, और यहाँ से गहनों का जखीरा और चांदी के जो 2 मुकुट प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? तो दोस्तों सुतका कोय पाकिस्तान में है, रहमान डेरी पाकिस्तान में है, गुमला पाकिस्तान में है, गुंडी गाक दोस्तों अफगानिस्तान में स्थित है। तो इसका सही उत्तर है गुंडी गाक। तो हमने पीछे एक स्थल किया था दोस्तों सोरतोगोई, तो सोरतोगोई दोस्तों और गुंडी गाक 2 स्थल अफ़गानिस्तान से प्राप्त होते हैं। केवल 2 ही स्थल मिले हैं इस सभ्यता के अफ़गानिस्तान से, और सोरतोगोई से हमने बात की थी कि नहरों के साक्ष्य मिले हैं। युगल समाधान का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो युगल समाधान का जो साक्ष्य है दोस्तों कहाँ से प्राप्त होता है? लोथल से प्राप्त होता है। दूसरा युगल समाधान का साक्ष्य दोस्तों आपसे पूछे कहाँ से? कालीबंगा से भी प्राप्त होता है। तो ऑप्शन में लोथल है तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों लोथल। अगर ऑप्शन में लोथल नहीं हो तो कालीबंगा इसका सही उत्तर होगा। दोनों ही स्थानों से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्न हड़प्पा कालीन पुरा स्थलों से धान की खेती के प्रमाण मिले हैं। तो
किस स्थान से धान की खेती के प्रमाण मिले हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है गुजरात। गुजरात के रंगपुर दोस्तों और मित्रों लोथल से हमें धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न, मलेरिया के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों सिंधु सभ्यता के एक पतन का कारण मलेरिया को भी माना गया है। एक विद्वान हुए हैं KUR कैनेडी। KUR कैनेडी ने सिंधु सभ्यता के पतन का कारण मलेरिया को माना है और उन्होंने इसके साक्ष्य कहाँ से खोजे हैं दोस्तों? मोहनजोदड़ो से हमें मलेरिया के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न, हड़प्पा संस्कृति के किस स्थलों में से गोदीवाड़ा का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो गोदीवाड़ा आपको बताया था दोस्तों लोथल से प्राप्त होता है। 214 × 36 वर्ग मीटर में फैला है ये दोस्तों। ये इसका आकार भी आप याद रखें, 214 × 36 माप है इसकी। हड़प्पा ईंटों के माप का अनुपात था। तो दोस्तों हड़प्पा की जो ईंटें हैं उनके माप का अनुपात है 1:2:4, या हम इसको दोस्तों कहें 4:2:1, ये भी सही है। तो प्रचलित सर्वाधिक प्रचलित जो माप है वो ये था, जबकि कालीबंगा से 3:2:1 की ईंटें भी प्राप्त होती हैं। सबसे बड़ी ईंट जो है वो 51 सेंटीमीटर की मिली है दोस्तों। अगला प्रश्न है, सैंधव सभ्यता के हथियार निम्नलिखित में से किससे नहीं बने थे? तो दोस्तों वे पत्थर से परिचित थे, पत्थरों आदि से प्राप्त मूर्तियाँ हमें प्राप्त हुई हैं। तांबे से परिचित थे, तांबे में उन्होंने टिन धातु मिलाकर कांसा का भी आविष्कार कर लिया था। तो कांसे से भी परिचित थे वो दोस्तों। धातु के आधार पर सिंधु सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो कांसे से भी परिचित थे। तो किससे नहीं परिचित थे? तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा कि वे लोहे से परिचित नहीं थे। लोहे से परिचय उत्तर वैदिक काल में हुआ है। तो उत्तर वैदिक काल में हमने लोह धातु से परिचित हुआ है मनुष्य। तब तक इन्होंने तांबा, कांसा, टिन, चांदी, सोना, सीसा, जस्ता इन धातुओं से सिंधु सभ्यता के लोग परिचित थे। अगला प्रश्न करते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन सभ्यताएं, सुमेर की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता या ये सभी? तो दोस्तों सुमेर या मेसोपोटामिया की सभ्यता एक ही बात है। मेसोपोटामिया की सभ्यता का निर्माण सुमेरियन प्रजाति के लोगों ने किया था, इसीलिए इसे सुमेर सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता या मेसोपोटामिया की सभ्यता कहा जाता है। सिंधु लिपि की तुलना सुमेरियन लिपि से ही की जाती है और मिस्र से भी इनके व्यापार का साक्ष्य मिलता है। अतः इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर होगा ये सभी। अगला प्रश्न करते हैं दोस्तों, हड़प्पा संस्कृति किस युग की है? हड़प्पा संस्कृति दोस्तों हमने अभी बात की थी कि सर्वप्रथम तांबे में टिन धातु को मिलाकर कांसा का जो निर्माण है वो सिंधु वासियों ने किया था। कांसे से परिचित इन्होंने करवाया था। धातु आधार पर यह ताम्र पाषाण काल के बाद आता है, अतः यह सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग के अंतर्गत आती है।
अगला प्रश्न, सिंधु घाटी के लोग कपड़ा अर्थात कपास इस्तेमाल करते थे, इस बात का प्रमाण किस स्थान से मिलता है? तो हम पहले बात कर चुके हैं कि कालीबंगा से हमें कपास को उगाने के साक्ष्य मिले हैं। जो मेसोपोटामिया सभ्यता के जो लोग हैं वो इसे दोस्तों मेलुआ कहते थे। मेलुआ, कपास को किस नाम से जानते थे? मेलुआ नाम से या मेलुआ प्रदेश के नाम से इस क्षेत्र को जानते थे। अगला प्रश्न, वह सिंध पुरास्थल जहाँ जुक्कर झांकर संस्कृति विकसित हुई। तो दोस्तों जुक्कर झाकर संस्कृति जो है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, मेसोपोटामिया सभ्यता की संस्कृति है। और इसके समान जुक्कर झांकर संस्कृति के जो साक्ष्य हैं वो हमें प्राप्त होते हैं दोस्तों चानूदड़ो से। चानूदड़ो सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। चानूदड़ो से दोस्तों हमें बिंदी लिपस्टिक पाउडर के साक्ष्य मिले हैं। विश्व में एकमात्र वक्राकार ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। वक्राकार ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। इस प्रकार की ईंटें यहाँ से प्राप्त होती हैं दोस्तों हमें। यह सिंधु सभ्यता का औद्योगिक नगर था दोस्तों। यहाँ से गुड़िया निर्माण पद्धति के भी साक्ष्य मिले हैं। गुड़िया निर्माण पद्धति के भी साक्ष्य मिले हैं। सौंदर्य प्रसाधन की भी यहाँ से सामग्री प्राप्त होती है। यहाँ से हमें वक्राकार ईंटें भी प्राप्त होती हैं। और सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थल है चानूदड़ो जहाँ से दुर्ग के साक्ष्य नहीं मिले। दुर्ग के साक्ष्य नहीं मिले हैं। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार की खोज किसने की थी? तो दोस्तों जो मोहनजोदड़ो है उसकी खोज जो है वो 1922 में की थी राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी ने, तो राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज की। तो इन्हें कहते हैं आर.डी. बनर्जी। तो आर.डी. बनर्जी ने महान स्नानागार की खोज की थी। जॉन मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का अजूबा कहा है। जॉन मार्शल जो भारतीय पुरातत्व के महानिदेशक थे उस समय, उन्होंने इसे तत्कालीन विश्व के अजूबे की संज्ञा दी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित हड़प्पा कालीन नगरों में कौन सा नगर मर्तकों का टीला के रूप में विख्यात है? तो दोस्तों इनमें अगर अपने बात करें कि मर्तकों का जो टीला है माउंड ऑफ डेड, ये किसे कहा जाता है? तो मर्तकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहते हैं। मोहनजोदड़ो को कहते हैं। अब दोस्तों मोहनजोदड़ो के समान ही हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं लोथल से। तो लोथल को लघु मोहनजोदड़ो, लघु मोहनजोदड़ो या दोस्तों लघु हड़प्पा, तो लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो किसे कहा जाता है? लोथल को। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों लोथल। और अगर हम इसको पूर्ण रूप से उसी रूप में देखें ऑप्शन के अनुसार तो इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ अगर उससे तुलना की होती तो हम इसका उत्तर लोथल जरूर करते और लोथल भी करते हैं तो सही। पर दोस्तों इसमें चौथा ऑप्शन दे रखा है उपयुक्त में से कोई नहीं, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न, रेडियो कार्बन विधि क्या है? देखो दोस्तों रेडियो कार्बन एक विधि है जिसके कारण हम वस्तुओं के काल निर्धारण का प्रयास करते हैं। इस रेडियो कार्बन पद्धति के आधार पर सिंधु सभ्यता का जो सर्वमान्य काल है वो माना गया है 2500 से 1750 ईसा पूर्व। 2500 से 1750 ईसा पूर्व। इसे कार्बन विधि या C14 के नाम से जाना